आज मैं आपको एक ऐसी रोमांचक और डरावनी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो एक साधारण रात से शुरू हुई थी, लेकिन जिसका अंत के बारे में बाद में बात करते हैं। अगर आपको असली हॉरर कहानियाँ पसंद हैं तो जल्दी से फुसफुसाहट को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आइए कहानी शुरू करते हैं। निलय एक साधारण युवक था जो अपनी जिंदगी में किसी भूत प्रेत या आत्माओं पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। उसके लिए यह सब बकवास और अंधविश्वास के अलावा कुछ नहीं था। वह हमेशा कहता था कि विज्ञान की दुनिया में इन सब चीज़ों की कोई जगह नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे तजुर्बे देती है जो हमारी सोच को पूरी तरह बदल देते हैं। निलय के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस रात का मौसम बेहद अजीब था। गर्मी का महीना था, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। निलय अपने बचपन के दोस्त राहुल की 13वीं से लौट रहा था। राहुल की मौत एक भीषण सड़क दुर्घटना में हुई थी और पूरा इलाका इस दुखद घटना से स्तब्ध था। 13वीं में काफ़ी लोग आए थे और निलय देर रात तक वहीं रुका रहा। जब वह घर लौटने के लिए निकला तो रात के करीब 11 बज चुके थे। उसका घर जाने का रास्ता शहर के पुराने श्मशान घाट से होकर गुजरता था। दिन में तो यह रास्ता काफ़ी व्यस्त रहता था, लेकिन रात को यहाँ से गुजरना, लोग इससे बचने की कोशिश करते थे। पर निलय तो विज्ञान में यकीन रखने वाला इंसान था। उसे ऐसी बातों पर हंसी आती थी। वह सोचता था कि लोग कितने बेवकूफ़ हैं जो मरे हुए लोगों से डरते हैं। मरा हुआ इंसान तो कुछ नहीं कर सकता। वह अपनी बाइक पर सवार होकर श्मशान के बगल वाली सड़क से गुजर रहा था। हवा में एक अजीब सी गंध तैर रही थी, राख और जले हुए कपड़ों की मिली जुली गंध। यह गंध इतनी तेज थी कि निलय ने अपनी नाक पर रूमाल रख लिया। उसे समझ नहीं आया कि इतनी रात को यह गंध इतनी तीखी क्यों है। दिन में तो जब यहाँ से गुजरता था तब भी इतनी तेज गंध नहीं होती थी। तभी अचानक उसकी बाइक की हेडलाइट की रोशनी में कुछ सफ़ेद चमका। निलय ने ब्रेक लगाया और बाइक रोक दी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, हालांकि वह यह मानने को तैयार नहीं था कि उसे डर लग रहा है। उसने खुद को समझाया कि यह बस उसकी जिज्ञासा है, डर नहीं। वह बाइक से उतरा और उस सफ़ेद चीज़ की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह पास आया वैसे वैसे उसे एहसास हुआ कि यह राख के एक बड़े से ढेर के बीच में पड़ा कागज़ का एक टुकड़ा था। श्मशान की दीवार से महज 10-15 फीट की दूरी पर सड़क के किनारे यह राख का ढेर था और उसके बीच में यह आधा जला हुआ कागज़। निलय के दिमाग में कई सवाल उठे। यह कागज़ यहाँ कैसे आया? क्या किसी ने जानबूझकर यहाँ रखा है या फिर श्मशान से उड़कर आया होगा? उसने इधर उधर देखा। सड़क पर एक भी इंसान नहीं था। दूर दूर तक सन्नाटा था, बस हवा की आवाज़ और पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट। उसने झुककर वह कागज़ उठाया। जिस क्षण उसकी उंगलियां उस कागज़ को छुईं, एक अजीब सी ठंडक उसकी रीढ़ में दौड़ गई। कागज़ बर्फ़ की तरह ठंडा था, जो इस गर्मी के मौसम में बिल्कुल असामान्य था। और फिर एक पल के लिए उसे लगा जैसे उसकी उंगलियां जल रही हैं। उसने तुरंत कागज़ को देखा। उस पर कोई जलने का निशान नहीं था, लेकिन वह जलन वह अब भी महसूस हो रही थी। उसने कागज़ को बाइक की हेडलाइट की रोशनी में लाकर देखा। यह एक चिट्ठी थी जो आधी जल चुकी थी। कागज़ के किनारे जले हुए थे और बीच का हिस्सा भी काला पड़ चुका था। लेकिन जो बात निलय के दिल में एक अजीब सी घबराहट भर गई, वह थी चिट्ठी पर लिखा पहला शब्द। कागज़ के सबसे ऊपर बिल्कुल साफ अक्षरों में लिखा था, निलय। उसकी सांस एक पल के लिए रुक गई। उसका अपना नाम यहाँ, इस जगह पर? यह कैसे संभव है? निलय कोई बहुत आम नाम नहीं था। उसके पूरे इलाके में शायद 2-3 लोगों का ही यह नाम था। तो फिर यह चिट्ठी, यह तो उसके लिए ही लिखी गई थी। निलय ने खुद को समझाने की कोशिश की। शायद यह कोई संयोग है, शायद किसी और निलय के लिए लिखी गई होगी, या फिर कोई मजाक है। हाँ,
जरूर कोई मजाक है। किसी ने जानबूझकर उसका नाम लिखकर यहां रखा होगा। लेकिन आधी रात को इस वीरान जगह पर? उसने चिट्ठी को मोड़कर अपनी जेब में रख लिया। उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। वह बाइक पर बैठा और तेजी से वहां से निकल गया। पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं हुई। जैसे जैसे वह श्मशान से दूर जा रहा था, वैसे वैसे उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने कई बार बैक मिरर में देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। फिर भी वह बेचैनी, वह अजीब सी घबराहट बढ़ती जा रही थी। घर पहुंचने में उसे महज 15 मिनट लगे, लेकिन यह 15 मिनट उसे 15 घंटों जैसे लगे। जब वह अपने घर के गेट पर पहुंचा तो उसने राहत की सांस ली। उसने बाइक पार्क की और अंदर गया। उसके माता पिता सो चुके थे। घर में सन्नाटा था। वह अपने कमरे में गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। कमरे की लाइट जलाई और बेड पर बैठ गया। कुछ देर तक वह बस यूं ही बैठा रहा, अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश करता रहा। फिर उसे जेब में रखी वह चिट्ठी याद आई। उसने धीरे से जेब में हाथ डाला। जैसे ही उसकी उंगलियां उस कागज को छुईं, फिर से वही ठंडक महसूस हुई। उसने चिट्ठी बाहर निकाली और मेज पर रख दी। और फिर जो हुआ वह बिल्कुल अकल्पनीय था। जिस क्षण उसने चिट्ठी को मेज पर रखा, पूरे कमरे में अचानक वही गंध भर गई, राख और धुएं की तीखी गंध। यह गंध इतनी तेज थी कि निलय को लगा जैसे कमरे में कहीं आग लगी हो। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कहीं कोई धुआं नहीं था, कोई आग नहीं थी। फिर भी वह गंध, वह इतनी तीव्र थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। निलय उठा और खिड़की खोल दी। ताजी हवा अंदर आई, लेकिन वह गंध जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। यह तो ऐसे लग रहा था जैसे यह गंध कमरे की दीवारों में, फर्श में, छत में समा गई हो। निलय फिर से मेज के पास आया। उसने उस चिट्ठी को गौर से देखा। अब जबकि वह अच्छी रोशनी में था, उसे कुछ और शब्द दिखाई दिए। अपने नाम के नीचे धुंधले लेकिन पढ़ने योग्य अक्षरों में लिखा था, तुम। बस इतना ही। आगे का हिस्सा जल चुका था, लेकिन यह तुम शब्द, यह इतना साफ था, इतना स्पष्ट था, जैसे किसी ने बड़ी सावधानी से, बड़े प्यार से लिखा हो। निलय के मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। यह चिट्ठी किसने लिखी होगी और क्यों? क्या यह सच में उसके लिए थी? और अगर थी तो श्मशान में कैसे पहुंची? रात बहुत हो चुकी थी। निलय थका हुआ था और राहुल की 13वीं की उदासी भी उस पर हावी थी। उसने सोचा कि सुबह इस बारे में सोचेगा। उसने चिट्ठी को मेज पर ही छोड़ दिया और लाइट बुझाकर बेड पर लेट गया। लेकिन नींद तो जैसे कोसों दूर भाग गई थी। वह गंध अब भी कमरे में थी और हर बार जब वह आंखें बंद करता, उसे वह जलती हुई चिट्ठी दिखाई देती। से कहा, उस पर लिखा उसका नाम और वह तुम शब्द। आधी रात को जब पूरा शहर सो चुका था, निलय अभी भी जागा हुआ था। उसकी आंखें छत की ओर टिकी थीं और दिमाग में तरह तरह के सवाल चल रहे थे। सुबह की पहली किरण जब निलय के कमरे में दाखिल हुई तो उसकी आंखें लाल थीं। पूरी रात करवटें बदलते हुए बीती थीं। नींद तो आई नहीं और जब भी आंखें बंद होतीं, वही जलती हुई चिट्ठी सामने आ जाती। उसका दिमाग थक चुका था, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी उसे सोने नहीं दे रही थी। वह उठा और बाथरूम की तरफ गया। आईने में अपना चेहरा देखा तो खुद ही चौंक गया। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे पर थकान की लकीरें और कुछ अजीब सी बेचैनी जो चेहरे पर साफ दिख रही थी। उसने मुंह धोया और फिर अपने कमरे में वापस आया। मेज पर वह चिट्ठी अब भी वैसे ही पड़ी थी। सुबह की रोशनी में वह और भी पुरानी और जली हुई लग रही थी। निलय ने सोचा कि शायद रात की थकान और उदासी की वजह से उसे वह सब कल्पना लगी होगी। कमरे में अब वह गंध नहीं थी, सब कुछ सामान्य था। उसने चिट्ठी को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर रुक गया। कुछ सेकंड तक वह बस उस चिट्ठी को देखता रहा। फिर हिम्मत करके उसने उसे उठा लिया। इस बार कोई ठंडक नहीं थी, कोई जलन नहीं थी, बस एक साधारण आधा जला हुआ कागज। निलय को थोड़ी राहत मिली।
उसने सोचा कि शायद सच में यह सब उसकी कल्पना थी। रात की थकान और राहुल की मौत की उदासी ने उसके दिमाग पर असर किया होगा। वह मेज़ की कुर्सी पर बैठ गया और चिट्ठी को ध्यान से पढ़ने लगा। कल रात उसने सिर्फ अपना नाम और तुम शब्द देखा था। अब उसने पूरी चिट्ठी को गौर से देखना शुरू किया। कागज़ काफ़ी पुराना लग रहा था। इसकी बनावट से लगता था कि यह कोई हाथ से बना कागज़ है, जैसे पुराने ज़माने में इस्तेमाल होता था। स्याही भी अजीब थी। न तो वह नीली थी न काली, बल्कि एक अजीब सी गहरी लाल रंग की थी जो समय के साथ भूरी पड़ चुकी थी। निलय, उसका नाम बिल्कुल साफ था, जैसे किसी ने बड़ी मेहनत से लिखा हो। अक्षर सुंदर थे, लेकिन उनमें कहीं एक दर्द झलक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे लिखने वाले का हाथ कांप रहा था। उसके नीचे तुम लिखा था। और फिर निलय ने गौर से देखा। जले हुए हिस्से के पास बहुत धुंधला लेकिन पढ़ने योग्य एक और शब्द था, तुमने। निलय का दिल फिर से तेज धड़कने लगा। तुमने? यह तो किसी आरोप की तरह लग रहा था, किसी शिकायत की तरह। वह आगे पढ़ना चाहता था, लेकिन बाकी हिस्सा पूरी तरह जल चुका था। सिर्फ कुछ अक्षर यहाँ वहाँ बचे थे जिनसे कोई मतलब नहीं निकल रहा था। उसने चिट्ठी को पलटकर देखा। पीछे की तरफ कुछ नहीं था। फिर उसने चिट्ठी को खिड़की की रोशनी में उठाकर देखा, और तभी उसे कुछ और अक्षर दिखाई दिए जो जले हुए हिस्से के नीचे छिपे हुए थे। उसने बहुत गौर से देखा। जले हुए हिस्से के ठीक नीचे बहुत हल्के अक्षरों में लिखा था, मुझे। तो अब तक की पंक्ति बनी, निलय, तुमने मुझे। निलय का दिमाग चक्कर काटने लगा। तुमने मुझे क्या किया उसने? और यह मुझे कौन है? उसने अपनी याददाश्त पर जोर डाला। क्या उसने कभी किसी को चिट्ठी लिखी थी? किसी लड़की को? नहीं, उसने तो कभी किसी को प्रेम पत्र नहीं लिखा। तो फिर यह? तभी अचानक उसकी कलाई पर एक तेज जलन हुई। आह! निलय चीखा और चिट्ठी छोड़ दी। उसने तुरंत अपनी कलाई देखी। वहां एक छोटा सा लाल निशान था, जैसे किसी गर्म चीज ने छू दिया हो। निशान गोल था, बिल्कुल सिक्के के बराबर, और उसके चारों ओर त्वचा लाल पड़ चुकी थी। निलय घबरा गया। उसने इधर उधर देखा। कमरे में कोई गर्म चीज नहीं थी, न कोई मोमबत्ती, न कोई अगरबत्ती, कुछ भी नहीं। तो फिर यह निशान कैसे आया? उसने फिर से चिट्ठी की ओर देखा। वह मेज पर पड़ी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे थी, लेकिन अब उस पर से धुआं उठ रहा था। हल्का सा, बहुत हल्का सा धुआं, जैसे कोई अगरबत्ती जल रही हो। निलय पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा वह फट जाएगा। उसने अपनी आंखें मलीं। शायद उसे कुछ गलत दिख रहा है, लेकिन नहीं, धुआं अब भी उठ रहा था। और फिर सबसे डरावनी बात हुई। चिट्ठी पर के अक्षर, वे चमकने लगे। वही लाल स्याही जो अब तक भूरी पड़ चुकी थी, अचानक चमकीली लाल हो गई, जैसे किसी ने उस पर तेज रोशनी डाल दी हो। और फिर उस जले हुए हिस्से में जहां कुछ नहीं था, वहां नए अक्षर उभरने लगे। निलय की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह कैसे संभव है? अक्षर खुद ब खुद लिखे जा रहे थे, धीरे धीरे, एक एक करके, जैसे कोई अदृश्य हाथ लिख रहा हो। तुमने मुझे अधूरा। अक्षर बनते जा रहे थे। निलय हिल नहीं पा रहा था। वह जैसे पत्थर बन गया था। उसकी आंखें उन अक्षरों पर टिकी हुई थीं जो एक एक करके प्रकट हो रहे थे। अधूरा छोड़ा, और फिर अक्षर रुक गए। चिट्ठी पर अब साफ साफ लिखा था, निलय, तुमने मुझे अधूरा छोड़ा। निलय के पूरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसकी कलाई पर जलन अब और तेज हो गई थी। उसने अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर की और देखा। वह निशान अब बड़ा हो चुका था, और उसके चारों ओर छोटे छोटे छाले पड़ने लगे थे। नहीं, ये नहीं हो सकता, निलय बड़बड़ाया। उसने तुरंत बाथरूम की तरफ भागा और अपनी कलाई पर ठंडा पानी डाला। पानी की ठंडक से थोड़ी राहत मिली, लेकिन वह जलन,
वह जलन कम नहीं हो रही थी। वह बाथरूम में ही रुक गया। कुछ देर तक वह सिर्फ अपनी कलाई को देखता रहा। निशान अब भी वहाँ था, लाल और सूजा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जलती हुई लकड़ी से छू दिया हो। उसके कानों में अचानक एक आवाज़ गूंजी, बहुत धीमी, बहुत हल्की, जैसे कोई बहुत दूर से फुसफुसा रहा हो। याद है तुम्हें, याद है? निलय ने चारों ओर देखा। बाथरूम में कोई नहीं था, सिर्फ वह खुद था। लेकिन वह आवाज़, वह इतनी स्पष्ट थी। मुझे याद है, सब याद है। आवाज़ किसी औरत की थी, दर्द भरी, कातर और गुस्से से भरी हुई। ऐसी आवाज़ जो दिल में सीधे उतर जाए। निलय के पैर कांपने लगे। उसने दरवाजे की ओर देखा। कमरे में अब भी वह चिट्ठी पड़ी थी और उस चिट्ठी से अब भी धुआं उठ रहा था। वह धीरे धीरे बाथरूम से बाहर आया। हर कदम के साथ उसका दिल और तेज़ धड़कने लगा। वह कमरे के दरवाजे तक आया और अंदर झांका। चिट्ठी अब भी मेज़ पर थी, लेकिन अब कमरे का तापमान बदल चुका था। एसी चल रहा था, फिर भी कमरे में गर्मी थी। ऐसी गर्मी जैसे किसी अंगीठी के पास बैठे हों। निलय ने हिम्मत करके कमरे में कदम रखा। उसकी कलाई पर अब भी जलन हो रही थी और अब सीने में भी एक अजीब सी गर्माहट महसूस हो रही थी। वह मेज़ के पास आया और चिट्ठी को देखा। वे अक्षर, वे अब भी वहाँ थे। तुमने मुझे अधूरा छोड़ा। और तभी उसके दिमाग में एक धुंधली याद कौंधी। बचपन। वह करीब 10-12 साल का रहा होगा। दोस्तों के साथ श्मशान के पास खेलने गया था। उस समय श्मशान अब जितना बड़ा नहीं था और बच्चे अक्सर वहाँ खेलने चले जाते थे। एक दिन वहाँ एक चिता जल रही थी, आधी जली हुई। पता नहीं क्यों, लेकिन उन्होंने उस चिता के पास जाकर पत्थर फेंके थे, मजाक में, बस यूं ही, बच्चों की शरारत। क्या यह उसी से जुड़ा है? निलय का दिल बैठने लगा। उसे याद आया कि उस दिन श्मशान के पंडित ने उन्हें बहुत डांटा था। कहा था कि मरे हुए लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए, अग्नि का अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन वे तो बच्चे थे, उन्हें क्या पता था। और अब इतने सालों बाद निलय ने चिट्ठी को फिर से देखा। उसके हाथ कांप रहे थे। क्या यह सच में उसी से जुड़ा है? क्या वह चिता, वह आधी जली चिता, क्या उससे यह सब हो रहा है? नहीं, निलय ने खुद से कहा, यह बकवास है। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, यह सब मेरा वहम है। लेकिन उसकी कलाई पर जलता निशान, वह कोई वहम तो नहीं था। तभी फिर से वह आवाज़ आई, इस बार और करीब और साफ। तुमने मेरी हंसी उड़ाई थी, तुमने मुझे अधूरा छोड़ दिया था, और अब मेरी बारी है। निलय चीखना चाहता था, लेकिन गला सूख गया था। आवाज़ नहीं निकली। वह बस वहीं खड़ा रहा, कांपता हुआ, डरा हुआ और बिल्कुल असहाय। चिट्ठी पर के अक्षर अब और चमकने लगे। लाल रंग इतना तेज हो गया कि पूरे कमरे में लाल रोशनी फैल गई। और निलय की कलाई, उसकी कलाई पर एक और निशान बन गया, इस बार सीने पर। निलय ने तुरंत अपनी शर्ट उतारी और आईने की तरफ भागा। उसके सीने पर बिल्कुल दिल के ऊपर एक गोल लाल निशान था, पहले वाले निशान से बड़ा। और यह तो जैसे अंदर तक जल रहा था। त्वचा लाल हो चुकी थी और छूने पर ऐसा लग रहा था जैसे अंदर आग जल रही हो। नहीं, यह नहीं हो सकता, निलय बड़बड़ाया। निलय, उसके पूरे शरीर से पसीना बह रहा था। एसी पूरे जोर से चल रहा था, फिर भी उसे लग रहा था जैसे वह किसी भट्टी में खड़ा है। उसने तुरंत अपने मोबाइल पर डॉक्टर को कॉल करने की सोची, लेकिन फिर रुक गया। वह डॉक्टर को क्या बताएगा कि एक जादुई चिट्ठी उसे जला रही है, कि उसके शरीर पर खुद ब खुद जलने के निशान बन रहे हैं? कोई विश्वास नहीं करेगा, सब उसे पागल समझेंगे। वह फिर से अपने कमरे में आया। चिट्ठी अब भी वहाँ थी, लेकिन अब धुआं नहीं उठ रहा था। अक्षर भी अब सामान्य हो चुके थे, लेकिन कमरे की गर्मी वह अब भी थी। निलय ने एक काम करने का फैसला किया। उसने चिट्ठी को उठाया। इस बार उसे कोई जलन महसूस नहीं हुई।
और उसे फाड़ने की कोशिश की। अगर यह चिट्ठी नहीं रहेगी तो शायद यह सब बंद हो जाए। लेकिन जैसे ही उसने कागज़ को फाड़ने के लिए खींचा, उसके दोनों हाथों में तेज जलन हुई, इतनी तेज कि वह चीख पड़ा और चिट्ठी छोड़ दी। उसने अपने हाथों को देखा, दोनों हथेलियों पर लाल निशान बन गए थे। ठीक है, मैं नहीं फाड़ूंगा, निलय ने हवा में कहा, जैसे किसी से माफ़ी मांग रहा हो। प्लीज़ यह सब बंद करो। लेकिन कुछ नहीं हुआ। जलन अब भी थी, निशान अब भी थे, और कमरे की गर्मी वह और बढ़ती जा रही थी। निलय ने चिट्ठी को दूर से देखा। अब उस पर पूरा वाक्य लिखा था। निलय, तुमने मुझे अधूरा छोड़ा, तुमने मेरी हंसी उड़ाई। मैंने कुछ नहीं किया, निलय चिल्लाया। मैं बच्चा था, मुझे कुछ पता नहीं था, माफ़ करो, प्लीज़ माफ़ करो। लेकिन कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ खामोशी थी और वह जलती हुई गर्मी। निलय बेड पर बैठ गया। उसका दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था। उसे कुछ करना होगा, ऐसे नहीं चल सकता। वह श्मशान वापस जाएगा, वहाँ जाकर पता लगाएगा कि यह सब क्या है। शायद वहाँ कोई पंडित हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इसका हल निकाल सके। उसने तुरंत अपनी शर्त पहनी। हालांकि सीने और कलाई पर जलन की वजह से कपड़े पहनना भी मुश्किल हो रहा था, और बाहर निकलने की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी उसकी माँ ने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। निलय, नाश्ता तैयार है, नीचे आ जा। निलय ने गहरी सांस ली। उसे सामान्य दिखना होगा, माँ को शक नहीं होना चाहिए। हाँ माँ, आ रहा हूँ। वह नीचे गया और नाश्ते की मेज़ पर बैठ गया। माँ ने उसके लिए परांठे बनाए थे, लेकिन उसका मन बिल्कुल नहीं था। फिर भी उसने कुछ खाने की कोशिश की। तू ठीक तो है ना? माँ ने पूछा। चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा है। हाँ माँ, ठीक हूँ, बस राहुल की याद आ रही थी, निलय ने झूठ बोला। माँ ने सहानुभूति से उसके सिर पर हाथ फेरा। बेचारा लड़का, इतनी कम उम्र में चला गया, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। निलय ने कुछ नहीं कहा। वह बस जल्दी से नाश्ता खत्म करके बाहर निकलना चाहता था। नाश्ते के बाद वह फिर से अपने कमरे में गया। चिट्ठी अब भी वहाँ थी। उसने सोचा कि चिट्ठी को साथ ले जाना चाहिए या यहीं छोड़ देना चाहिए। अंत में उसने तय किया कि साथ ले जाएगा। शायद श्मशान में किसी को दिखाकर कुछ पता चल जाए। उसने चिट्ठी को एक लिफाफे में रखा। इस बार छूने पर कोई जलन नहीं हुई, और अपनी जेब में रख लिया। फिर बाइक की चाबी उठाई और बाहर निकल गया। श्मशान दिन में बिल्कुल अलग लग रहा था। रात की वीरानी और डरावनी अब नहीं थी। कुछ लोग थे, कुछ अंतिम संस्कार हो रहे थे। पंडित लोग मंत्र पढ़ रहे थे। हवा में अब भी राख और धुएं की गंध थी, लेकिन दिन में यह इतनी तीखी नहीं लग रही थी। निलय ने बाइक पार्क की और अंदर गया। उसने इधर उधर देखा। एक बूढ़े पंडित जी बैठे थे जो किसी रजिस्टर में कुछ लिख रहे थे। निलय उनके पास गया। नमस्ते पंडित जी। बूढ़े पंडित ने चश्मे के ऊपर से देखा। नमस्ते बेटा, किसी का अंतिम संस्कार करने आए हो? नहीं पंडित जी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। पंडित जी ने रजिस्टर बंद किया और ध्यान से निलय को देखा। पूछो बेटा। निलय ने लिफाफा निकाला और चिट्ठी उन्हें दिखाई। यह चिट्ठी मुझे कल रात यहाँ मिली थी, राख के ढेर में पड़ी थी, और तब से कुछ अजीब हो रहा है। पंडित जी ने चिट्ठी ली और ध्यान से देखने लगे। जैसे जैसे वे पढ़ते गए, उनका चेहरा गंभीर होता गया। फिर उन्होंने निलय की ओर देखा। तुम्हारा नाम निलय है? जी हाँ। पंडित जी ने गहरी सांस ली। यह अच्छा नहीं है बेटा, यह बहुत अच्छा नहीं है। निलय का दिल बैठ गया। क्या मतलब है आपका? पंडित जी ने चिट्ठी वापस की और बोले, यह अग्नि का शाप है। जब किसी की चिता ठीक से नहीं जलती या किसी का अंतिम संस्कार अधूरा रह जाता है तो उस आत्मा को शांति नहीं मिलती, वह भटकती रहती है। और अगर किसी ने उस अधजली चिता का अपमान किया हो तो? निलय की आवाज़ कांप रही थी। तो वह आत्मा बदला लेती है अग्नि के माध्यम से। वह उस व्यक्ति को वैसे ही जलाती है जैसे उसकी चिता अधूरी जली थी। निलय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपनी शर्त की आस्तीन ऊपर की और पंडित जी को अपनी कलाई दिखाई।
ये देखिए, यह निशान खुद ब खुद बन रहे हैं। पंडित जी ने निशान देखा और उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। भगवान, यह तो शुरुआत है बेटा। अगर इसे रोका न गया तो यह निशान बढ़ते जाएंगे, पूरे शरीर पर फैल जाएंगे और अंत में क्या? निलय ने डरते हुए पूछा। पंडित जी ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। निलय को सब कुछ समझ आ गया। अंत में वह भी जल जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे वह चिता जली थी। पंडित जी, कुछ उपाय बताइए। मैं बच्चा था, मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। पंडित जी ने कुछ सोचा, फिर बोले, एक ही उपाय है। तुम्हें उस आत्मा से माफ़ी मांगनी होगी, उसकी अधूरी चिता को पूरा करना होगा, अंतिम संस्कार पूरा करना होगा, तभी वह शांत होगी। लेकिन वह चिता तो कब की जल चुकी होगी। हाँ, लेकिन राख अब भी है। तुम्हें उस जगह पर जाना होगा जहां तुमने वह अपमान किया था। वहां की राख को इकट्ठा करना होगा, फिर यहां लाकर पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार करना होगा, पूजा पाठ, मंत्र, सब कुछ। तभी वह आत्मा शांत होगी। निलय ने हामी भरी। मैं करूंगा पंडित जी, आज ही करूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, पंडित जी ने गंभीरता से कहा, यह काम सूर्यास्त से पहले पूरा करना होगा। अगर सूरज डूब गया और तुमने यह काम पूरा नहीं किया तो। पंडित जी ने फिर से सिर हिलाया। निलय ने अपनी घड़ी देखी। सुबह के 10 बजे थे। उसके पास करीब 8 घंटे थे। वह तुरंत बाइक की ओर भागा। उसे वह जगह ढूंढनी होगी, वह जगह जहां बचपन में उसने और उसके दोस्तों ने वह शरारत की थी, वह जगह जहां सब कुछ शुरू हुआ था। लेकिन क्या वह उस जगह को ढूंढ पाएगा इतने सालों बाद? और अगर ढूंढ भी लिया तो क्या उस राख को पहचान पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह सूर्यास्त से पहले यह सब पूरा कर पाएगा? निलय के सीने पर जलन अब और तेज हो रही थी। समय कम था और खतरा हर पल बढ़ता जा रहा था। निलय तेजी से बाइक चला रहा था। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वह जगह कहाँ थी? बचपन की यादें धुंधली पड़ चुकी थीं। श्मशान तो याद था, लेकिन उसका वह खास हिस्सा जहां उन्होंने शरारत की थी वह साफ याद नहीं आ रहा था। उसने अपने पुराने दोस्तों को फ़ोन करने का सोचा, शायद उन्हें याद हो। उसने सबसे पहले अमन को फ़ोन किया। अमन उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त था। वही था जो उस दिन सबसे आगे था। हेलो निलय, कैसा है भाई? अमन की आवाज़ आई। अमन, मुझे तुमसे कुछ पूछना था, बहुत ज़रूरी है। हाँ बोल। तुम्हें याद है बचपन में हम लोग श्मशान के पास खेलने जाते थे? अमन हंसा। हाँ यार, वो तो बहुत मज़ा आता था। क्यों अचानक याद आ गई? वो एक बार हम लोगों ने एक अधजली चिता के पास पत्थर फेंके थे, तुम्हें याद है? अमन थोड़ा रुका। अधजली चिता? हाँ, लगता है कुछ ऐसा हुआ था। पंडित जी ने बहुत डांटा था। क्यों? वो जगह कहाँ थी? ठीक बता सकते हो? यार, इतने साल हो गए, मुझे तो ठीक से याद नहीं। हाँ, इतना याद है कि वो श्मशान के पिछले हिस्से में थी। वहाँ एक बड़ा पीपल का पेड़ था, उसके नीचे। क्यों, क्या हुआ? निलय ने कुछ नहीं बताया, बस थैंक यू यार कहकर फ़ोन काट दिया। पीपल का पेड़, ठीक है, वह श्मशान के पिछले हिस्से में जाएगा। वह फिर से श्मशान पहुंचा। इस बार वह मुख्य द्वार से नहीं बल्कि पिछली तरफ से गया। वहां एक छोटी सी गली थी जो श्मशान के पिछले हिस्से में जाती थी। यह हिस्सा कम इस्तेमाल होता था। यहाँ ज़्यादातर पुरानी कब्रें और बुझी चिताओं के अवशेष थे। निलय अंदर गया। हवा यहाँ और भी भारी थी, राख और सीलन की मिलीजुली गंध। उसने इधर उधर देखा। कई पुराने पेड़ थे, लेकिन पीपल का पेड़, वह कहाँ है? तभी उसकी नज़र दूर एक बड़े पेड़ पर पड़ी। हाँ, यही था पीपल का पेड़। वह तेजी से उस ओर बढ़ा। पेड़ के नीचे पहुंचकर उसने चारों ओर देखा। जमीन पर राख के कई ढेर थे, सालों साल पुराने, कुछ तो इतने पुराने कि घास उग आई थी। लेकिन कौन सा ढेर वह था? कौन सी राख उस अधजली चिता की थी?
निलय घुटनों के बल बैठ गया और राख को देखने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। सीने और कलाई पर जलन अब और तेज हो चुकी थी। पसीना बह रहा था। तभी उसकी जेब में रखी चिट्ठी अचानक गर्म हो गई। आह! निलय ने जेब पर हाथ रखा। चिट्ठी इतनी गर्म थी कि जेब के कपड़े के बावजूद जलन हो रही थी। उसने तुरंत चिट्ठी बाहर निकाली और फिर चिट्ठी हवा में उड़ने लगी। निलय ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चिट्ठी उसके हाथ से छूटकर हवा में तैरने लगी। वह धीरे धीरे एक खास दिशा में जा रही थी। निलय उसके पीछे भागा। चिट्ठी पेड़ के दूसरी तरफ गई और एक खास राख के ढेर के ऊपर आकर रुक गई। फिर धीरे धीरे नीचे गिरी और राख पर बैठ गई। निलय समझ गया, यही वह जगह थी। वह उस राख के ढेर के पास आया। यह ढेर दूसरों से अलग था। इसमें कुछ जले हुए कपड़े के टुकड़े थे, कुछ हड्डियों के अवशेष और एक अजीब सी ऊर्जा। ऐसा लग रहा था जैसे यह राख अब भी गर्म हो। निलय ने चिट्ठी उठाई। अब उस पर नए अक्षर लिखे हुए थे। यहीं, मैं यहीं थी। तुमने यहीं मेरा अपमान किया था। निलय के गले में गांठ बन गई। माफ़ करो, प्लीज़ माफ़ करो। मैं बच्चा था, मुझे पता नहीं था। हवा में फिर से वही आवाज़ गूंजी। पता नहीं था? पत्थर फेंकते समय पता नहीं था? हंसते समय पता नहीं था? मेरी अधजली चिता को देखकर मजाक करते समय पता नहीं था? माफ़ करो, प्लीज़। निलय की आंखों में आंसू आ गए। मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार पूरा करूंगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कुछ देर खामोशी रही, फिर आवाज़ फिर से आई, इस बार थोड़ी नरम। तुम्हें मेरी कहानी जाननी चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं कौन थी और क्यों मेरी चिता अधूरी रही। निलय ने चुपचाप सुना। चिट्ठी पर फिर से अक्षर लिखे जाने लगे। इस बार पूरी कहानी। मेरा नाम मीरा था। मैं इसी शहर में रहती थी, अपने माता पिता के साथ। मेरी शादी तय हो गई थी, लेकिन शादी से एक दिन पहले मेरी मौत हो गई, दुर्घटना में। निलय सुनता रहा। चिट्ठी पर कहानी आगे बढ़ती रही। मेरे माता पिता इतने टूट गए कि उन्होंने मेरा ठीक से अंतिम संस्कार भी नहीं किया। बीच में ही रोते रोते चले गए। चिता आधी जली रह गई। मेरी आत्मा अधूरी रह गई। मुझे मोक्ष नहीं मिला। मैं सालों तक यहाँ भटकती रही, अपने अधूरे संस्कार का इंतज़ार करती रही, लेकिन कोई नहीं आया। और फिर तुम आए। तुम और तुम्हारे दोस्त। तुमने मेरी राख पर पत्थर फेंके, मेरे अवशेषों का मजाक उड़ाया, मेरे दर्द को और गहरा कर दिया। निलय रो रहा था। मुझे माफ़ कर दो मीरा। मैं नहीं जानता था। मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं वादा करता हूँ। चिट्ठी पर अंतिम पंक्तियाँ लिखी गईं। सूर्यास्त से पहले, पूरे विधि विधान से, मेरा अंतिम संस्कार पूरा करो, तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगी। वरना तुम भी मेरी तरह अधूरे जल जाओगे। निलय ने घड़ी देखी। दोपहर के 2 बज चुके थे। सूर्यास्त में अब 5 घंटे बचे थे। उसने तुरंत एक बड़ा थैला निकाला जो वह साथ लाया था और बहुत सावधानी से मीरा की राख को इकट्ठा करने लगा। हर टुकड़ा, हर अवशेष, बड़े प्यार से, बड़े सम्मान से। जैसे जैसे वह राख इकट्ठा कर रहा था, उसके शरीर पर जलन कम होती जा रही थी। मीरा की आत्मा शायद समझ गई थी कि निलय सच में माफ़ी मांग रहा है। सारी राख इकट्ठा करने के बाद निलय उसे लेकर श्मशान के मुख्य हिस्से में गया। पंडित जी वहीं थे। पंडित जी, मैं राख ले आया हूँ। कृपया पूरे विधि विधान से इसका अंतिम संस्कार करा दीजिए। पंडित जी ने राख देखी और सिर हिलाया। ठीक है बेटा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। ये आत्मा बहुत पुरानी है, बहुत दर्द झेला है। पूजा में समय लगेगा। कितना समय? कम से कम 4 घंटे। निलय ने घड़ी देखी। 4 घंटे मतलब शाम के 6 बजे, और सूर्यास्त 7 बजे के आसपास होता था। 1 घंटे का मार्जिन। चलिए शुरू करते हैं पंडित जी। पंडित जी ने एक नई चिता तैयार की, विधिपूर्वक लकड़ियां रखीं, फिर मीरा की राख को बीच में रखा। पूजा शुरू हुई। मंत्र गूंजने लगे। धूप दीप जली।
पंडित जी पूरी श्रद्धा से पूजा कर रहे थे। निलय भी वहीं बैठा था, हाथ जोड़े माफ़ी मांगता हुआ। समय धीरे धीरे बीत रहा था। सूरज पश्चिम की ओर ढल रहा था। निलय की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। 4 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे, आखिरकार 6 बजे पूजा पूरी हुई। पंडित जी ने अग्नि दी, लकड़ियाँ धधकने लगीं, मीरा की राख धीरे धीरे जलने लगी। और तभी एक अद्भुत बात हुई। आग की लपटों के बीच एक आकृति दिखाई दी, एक लड़की की, सुंदर, शांत। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। वह निलय की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बस शांति थी। उसने धीरे से सिर हिलाया, जैसे कह रही हो, मैंने माफ कर दिया। और फिर वह आकृति आग में विलीन हो गई। निलय के सीने और कलाई पर जलन पूरी तरह खत्म हो गई। निशान भी धीरे धीरे मिटने लगे। मीरा को मोक्ष मिल गया था। अंतिम संस्कार पूरा हो चुका था। पंडित जी मंत्र पढ़ते रहे और आग धीरे धीरे बुझने लगी। निलय को लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है। मीरा की आत्मा को शांति मिल गई। उसके शरीर के निशान मिट गए और अब सब सामान्य हो जाएगा। और हो, लेकिन प्रकृति के कुछ नियम हैं जो इतनी आसानी से टूटते नहीं। सूरज अब लगभग क्षितिज को छू रहा था। आसमान में नारंगी और लाल रंग बिखर गए थे। निलय ने राहत की सांस ली और पंडित जी को प्रणाम किया। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने मेरी जान बचाई। पंडित जी ने आशीर्वाद दिया। भगवान की कृपा रही बेटा, लेकिन एक बात याद रखना, अग्नि का ऋण चुकाना होता है। तुमने आज मीरा की आत्मा को मुक्ति दिलाई, यह अच्छा काम था, लेकिन जो पाप तुमने बचपन में किया था उसकी कीमत चुकानी होगी। निलय के माथे पर बल पड़े। मतलब? मैंने तो सब कुछ ठीक कर दिया। हाँ, मीरा तो शांत हो गई, लेकिन अग्नि को उसका हिस्सा चाहिए। हर चीज का संतुलन होता है बेटा। तुमने एक आत्मा को मुक्त किया, लेकिन अग्नि का अपमान तुमने किया था। वह अपमान, वह अभी भी बाकी है। निलय के दिल में फिर से डर समा गया। तो अब क्या होगा? पंडित जी ने चिता की ओर देखा, जो अब लगभग बुझ चुकी थी। देखो, अगर सूर्यास्त के पहले सब कुछ खत्म हो जाता तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अब उन्होंने आसमान की ओर देखा। सूरज डूबने ही वाला था। अब रात का समय है और रात में अग्नि का स्वभाव बदल जाता है। दिन में यह जीवन देती है, रात में यह लेती है। निलय का गला सूख गया। मैं क्या करूं? यहां से चले जाओ, जल्दी से अपने घर जाओ और दरवाजे खिड़कियां बंद कर लो। कोई आग मत जलाना, कोई दिया, मोमबत्ती, कुछ भी नहीं। रात भर अंधेरे में रहना, सुबह होते ही सब ठीक हो जाएगा। निलय ने तुरंत हामी भरी और बाइक की ओर दौड़ा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस तेजी से बाइक स्टार्ट की और वहां से निकल गया। रास्ते में उसने मोबाइल पर घड़ी देखी। शाम के 7 बज चुके थे। सूरज पूरी तरह डूब चुका था। आसमान में अंधेरा छाने लगा था। तभी उसे एक अजीब बात महसूस हुई। सड़क के दोनों ओर लगे स्ट्रीट लैंप, वे बुझने लगे, एक एक करके। जैसे जैसे निलय आगे बढ़ता, वैसे वैसे उसके पीछे की लाइटें बुझती जातीं। उसने तेजी बढ़ाई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। घर अब 5 मिनट की दूरी पर था, लेकिन तभी अचानक उसकी बाइक बंद हो गई। नहीं नहीं, अभी नहीं। निलय ने फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक चालू ही नहीं हो रही थी, जैसे किसी ने इंजन में से सारी ऊर्जा खींच ली हो। निलय ने बाइक छोड़ी और दौड़ना शुरू किया। उसका घर अब दिख रहा था, बस थोड़ी ही दूर। लेकिन तभी उसे पीछे से गर्मी महसूस हुई, इतनी तेज गर्मी कि पीठ पर पसीना छलक आया। उसने पीछे मुड़कर देखा और जो उसने देखा वह उसके होश उड़ा गया। सड़क पर ठीक उसके पीछे एक चिता जल रही थी, हवा में, जमीन से 3 फीट ऊपर। लपटें आसमान छू रही थीं और वह चिता, वह उसकी ओर बढ़ रही थी, धीरे धीरे लेकिन लगातार। निलय चीखते हुए अपने घर की ओर भागा। उसके पैर कांप रहे थे, सांस फूल रही थी, लेकिन वह रुका नहीं।
बस भागता रहा। घर का गेट आ गया। उसने तुरंत अंदर घुसकर गेट बंद कर दिया, फिर सीधा घर के मुख्य दरवाजे की ओर भागा। माँ रसोई में थी। निलय, इतनी देर कहाँ था और इतना पसीना क्यों? माँ, आज रात घर में कोई दिया मत जलाना, कोई मोमबत्ती भी नहीं, बस लाइट रखना। माँ ने हैरानी से देखा। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? हाँ माँ, बस एक काम है, प्लीज़ मेरी बात मान लो। माँ ने शक की नज़र से देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। निलय अपने कमरे में गया, सारी खिड़कियां बंद कीं, पर्दे खींच दिए, फिर कमरे की लाइट जलाई और बेड पर बैठ गया। बाहर अब पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। निलय ने खिड़की के पर्दे में से बाहर झांका। वह चिता, वह अब भी वहाँ थी, घर के गेट के सामने, हवा में तैरती हुई। लपटें शांत थीं, लेकिन उनमें एक अजीब जीवन था, जैसे वे सांस ले रही हों। और उन लपटों के बीच एक आकृति थी, लेकिन यह मीरा नहीं थी। यह कुछ और था, कुछ ऐसा जिसका न कोई चेहरा था न कोई रूप, बस एक काली आकृति जो आग से बनी थी। निलय ने तुरंत पर्दा गिरा दिया और पीछे हट गया। उसके पूरे शरीर में कंपकंपी हो रही थी। घंटे बीतते गए, रात गहराती गई। निलय बेड पर बैठा रहा, हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसने कमरे की लाइट बंद नहीं की, अंधेरे में रहने की हिम्मत नहीं थी। आधी रात को जब पूरा घर सो चुका था, निलय ने फिर से बाहर देखा। चिता अब भी वहाँ थी, लेकिन अब वह और करीब आ चुकी थी। घर के बिल्कुल सामने, दरवाजे के पास, और उसकी लपटें वे दरवाजे को छूने की कोशिश कर रही थीं। निलय का दिल डूब गया। वह अंदर आने की कोशिश कर रही है। तभी नीचे से धुएं की गंध आई। निलय तुरंत नीचे भागा। रसोई में गैस का चूल्हा अपने आप जल गया था। नीली लपटें तेजी से फैल रही थीं। माँ, पापा, निलय चिल्लाया। उसके माता पिता भागकर आए। पिता ने तुरंत गैस बंद की, लेकिन आग बुझ नहीं रही थी। वह चूल्हे से उठकर दीवार की ओर बढ़ने लगी। पानी, जल्दी पानी लाओ, पिता चिल्लाए। निलय ने बाल्टी भर पानी लाकर आग पर डाला। आग बुझ गई, लेकिन फिर रसोई के दूसरे कोने में एक नई आग जल उठी, ऐसे ही अपने आप। यह कैसे हो रहा है? माँ घबरा गई। निलय समझ गया, यह वह चिता है। वह अंदर आ चुकी है, घर में घुस चुकी है, और अब यह पूरे घर को जला देगी। घर में अफरा तफरी मच गई। एक के बाद एक जगहों पर आग जलने लगी। पर्दे, सोफा, किताबें, सब कुछ अपने आप आग पकड़ने लगा। निलय के माता पिता भागते दौड़ते आग बुझा रहे थे, लेकिन नई आग कहीं और जल उठती। निलय, फायर ब्रिगेड को फोन करो, पिता चिल्लाए। निलय ने मोबाइल निकाला, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसे पता था कि फायर ब्रिगेड भी कुछ नहीं कर पाएगी। यह साधारण आग नहीं थी, यह अग्नि का प्रकोप था। तभी उसे याद आया, पंडित जी ने कहा था कि कोई आग मत जलाना, लेकिन आग तो अपने आप जल रही है। वह क्या करे? उसने चारों ओर देखा। आग की लपटें अब और तेज हो चुकी थीं। धुएं से सांस लेना मुश्किल हो रहा था। माँ खांस रही थी। पिता पानी के मग लेकर भाग रहे थे। निलय को एहसास हुआ कि उसे कुछ करना होगा। सिर्फ भागने से काम नहीं चलेगा, उसे इस अग्नि का सामना करना होगा। वह सीढ़ियों से नीचे भागा और मुख्य दरवाज़ा खोला। बाहर वह चिता अब भी जल रही थी, लेकिन अब वह और बड़ी हो चुकी थी। लपटें इतनी ऊंची थीं कि घर की छत तक पहुंच रही थीं, और उन लपटों के बीच वह आकृति अब साफ दिख रही थी, काली, भयानक, विकराल। निलय ने हिम्मत की और बाहर कदम रखा। मैं यहाँ हूँ, मुझे ले लो, लेकिन मेरे परिवार को छोड़ दो। आकृति ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें, अगर उन्हें आंखें कहा जा सकता है, वे दो जलते हुए अंगारे थीं। तभी एक आवाज़ गूंजी, गहरी, भारी, डरावनी। अग्नि का ऋण अग्नि से ही चुकाना होता है। निलय के पैरों तले जमीन गर्म होने लगी, इतनी गर्म कि उसके जूते पिघलने लगे। वह पीछे हटना चाहता था,
लेकिन हिल नहीं पा रहा था, जैसे उसके पैर जमीन से चिपक गए हों। आकृति उसकी ओर बढ़ी। हर कदम के साथ आग की लपटें और तेज होती जा रही थीं। गर्मी इतनी थी कि निलय की त्वचा जलने लगी। नहीं, प्लीज माफ करो। निलय की आवाज कांप रही थी। तुमने मीरा को मुक्त किया, यह अच्छा काम था, लेकिन तुमने अग्नि का अपमान किया, पत्थर फेंके, हंसे, मजाक उड़ाया। अग्नि यह सब भूलती नहीं। आकृति अब बिल्कुल सामने थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया, एक जलता हुआ हाथ जिसकी उंगलियां लपटों से बनी थीं। निलय ने आंखें बंद कर लीं। यह अंत था, वह जान गया था। लेकिन तभी एक और आवाज आई, मीठी, शांत, जानी पहचानी। रुको। निलय ने आंखें खोलीं। आग के बीच उस काली आकृति के सामने एक और आकृति खड़ी थी, सफेद रंग की, चमकती हुई। मीरा। यह लड़का निर्दोष है, मीरा ने कहा। उसने जो किया वह बचपन की भूल थी। उसने मुझे मुक्ति दिलाई, उसने अपना वादा पूरा किया, अब उसे जाने दो। काली आकृति ने गुर्राते हुए कहा, अग्नि का नियम है, अपमान का बदला लेना होता है। लेकिन क्षमा का भी नियम है, मीरा ने जवाब दिया। मैंने इसे माफ कर दिया है, अब तुम भी माफ करो। दोनों आकृतियां आमने सामने खड़ी थीं, एक काली, एक सफेद, एक क्रोध से भरी, एक शांति से भरी। काफी देर तक खामोशी रही। फिर काली आकृति धीरे धीरे पीछे हटने लगी। ठीक है, तुम्हारी बात के लिए, लेकिन याद रखना, अगली बार कोई ऐसी गलती की तो माफी नहीं मिलेगी। आकृति धीरे धीरे मिटने लगी। आग की लपटें कम होती गईं, गर्मी कम हुई और अंत में सब कुछ खत्म हो गया। मीरा ने निलय की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। जाओ, अपने परिवार के पास जाओ, और हाँ, अगली बार किसी की चिता देखो तो सम्मान से देखना। मरने के बाद भी इंसान को इज्जत की ज़रूरत होती है। निलय ने रोते हुए सिर हिलाया। थैंक यू मीरा। मीरा की आकृति धीरे धीरे हल्की होती गई और आसमान में विलीन हो गई। निलय घर के अंदर भागा। आग बुझ चुकी थी, धुआं भी खत्म हो चुका था, सब कुछ सामान्य था। माँ पिता हैरान खड़े थे। ये कैसे हुआ? माँ ने पूछा। निलय ने कुछ नहीं कहा, बस उन दोनों को गले लगा लिया और रोने लगा। उस रात पूरा परिवार साथ बैठकर रहा। किसी ने कुछ नहीं पूछा, बस साथ रहे। सुबह होते ही निलय फिर से श्मशान गया। पंडित जी से मिला। पंडित जी, सब खत्म हो गया, मीरा ने मुझे बचा लिया। पंडित जी मुस्कुराए। अच्छी आत्माएं हमेशा मदद करती हैं। तुमने उसे मुक्ति दिलाई तो उसने तुम्हें बचाया। यही तो कर्म का नियम है। निलय ने प्रणाम किया और वापस जाने लगा। लेकिन तभी पंडित जी ने फिर से आवाज दी, एक बात और बेटा। निलय रुक गया। श्मशान पवित्र जगह है। यहाँ की हर चीज का सम्मान करना, हर राख, हर चिता, हर अवशेष, क्योंकि यहाँ सिर्फ मिट्टी नहीं है, यहाँ आत्माएं हैं, भावनाएं हैं, यादें हैं। निलय ने सिर हिलाया। जी पंडित जी, मैं कभी नहीं भूलूंगा। वह वहाँ से चला गया। लेकिन जाते जाते एक बार फिर से उस जगह पर गया जहाँ मीरा की राख थी। वहाँ अब कुछ नहीं था, सब साफ था। लेकिन हवा में एक हल्की सी खुशबू थी, फूलों की। निलय ने हाथ जोड़े। धन्यवाद मीरा, हमेशा याद रखूंगा तुम्हें। हवा में एक हल्की सी फुसफुसाहट आई, जियो, खुश रहो। और फिर सब शांत हो गया। दिन बीतते गए। निलय की जिंदगी सामान्य हो गई। वह फिर से अपने काम में लग गया। राहुल की याद अब भी आती थी, लेकिन अब दर्द कम था। मीरा की कहानी ने उसे एक अहम सबक सिखाया था। जिंदगी कितनी भी छोटी क्यों न हो, हर इंसान को सम्मान मिलना चाहिए, जिंदा रहते भी और मरने के बाद भी। लेकिन एक बात निलय के दिमाग में अब भी घूमती रहती थी। पंडित जी ने कहा था, अग्नि का ऋण चुकाना होता है। मीरा ने तो उसे बचा लिया। वह काली आकृति जो अग्नि का प्रतीक थी, वह भी चली गई। तो फिर ऋण कैसे बाकी रहा? एक शाम करीब 2 हफ्ते बाद निलय फिर से उसी रास्ते से गुजर रहा था।
श्मशान के पास। इस बार उसे कोई डर नहीं लग रहा था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। तभी उसे सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी दिखा। वह ठंड में कांप रहा था। पास में कुछ सूखी लकड़ियां पड़ी थीं, लेकिन आग जलाने के लिए माचिस नहीं थी। निलय ने बाइक रोकी और उसके पास गया। काका, क्या हुआ? ठीक हैं आप? बूढ़े ने कांपते हुए कहा। बेटा, बहुत ठंड लग रही है, आग जलानी है, लेकिन माचिस नहीं है। निलय ने तुरंत अपनी जेब से लाइटर निकाला। वह सिगरेट नहीं पीता था, लेकिन बाइक में कभी काम आ जाए इसलिए रखता था, और लकड़ियां जला दी। आग धीरे धीरे जली। बूढ़े ने हाथ तापे और राहत की सांस ली। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, निलय मुस्कुराया। कोई बात नहीं काका, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? घर नहीं है क्या? बूढ़े ने सिर हिलाया। घर तो है बेटा, लेकिन आज मेरी बेटी की पुण्यतिथि है। वह इसी श्मशान में, यहीं कहीं उसकी चिता जली थी। सोचा आकर बैठ जाऊं, उसे याद कर लूं। निलय का दिल भर आया। उसे मीरा की याद आ गई। आपकी बेटी का नाम क्या था? मीरा, बूढ़े ने कहा। निलय का दिल एक पल के लिए रुक गया। मीरा? आप मीरा के पिता हैं? बूढ़े ने हैरानी से देखा। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? निलय के आंखों में आंसू आ गए। उसने पूरी कहानी बताई। कैसे उसे चिट्ठी मिली, कैसे मीरा की आत्मा ने उसे परेशान किया, और कैसे अंत में उसने मीरा का अंतिम संस्कार पूरा किया। बूढ़े की आंखों में भी आंसू आ गए। तो तुमने मेरी बेटी को मुक्ति दिलाई? जी, निलय ने सिर हिलाया। और उसने मुझे बचाया भी। बूढ़े ने निलय का हाथ पकड़ लिया। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। मैं और मेरी पत्नी, हम कितने बुरे माता पिता थे। उसकी मौत के सदमे में हम उसका ठीक से अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए। उस दिन से यह अपराध बोध हमें तड़पा रहा था। मेरी पत्नी तो इसी बोझ में चल बसी। और मैं अब भी यहाँ आकर बैठता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। निलय ने बूढ़े को सहारा दिया। अब मत तड़पिए काका, मीरा को शांति मिल गई है, वह खुश है। बूढ़े ने आग की ओर देखा। लपटें धीरे धीरे नाच रही थीं। बेटा, एक काम करोगे मेरे लिए? जी बोलिए। हर साल इस दिन यहाँ आकर एक दिया जला देना, मीरा के नाम पर। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कब तक आऊँगा पता नहीं, लेकिन अगर तुम ये काम कर दो तो मेरा मन शांत हो जाएगा। निलय ने बिना सोचे कहा। जी काका, वादा रहा। बूढ़े ने राहत की सांस ली, फिर धीरे धीरे उठे और चलने लगे। चलता हूँ बेटा, बहुत देर हो गई। निलय ने उन्हें जाते हुए देखा। फिर उसने आग की ओर देखा। लपटें अब धीमी हो चुकी थीं। तभी उसे एहसास हुआ, यही था अग्नि का ऋण। उसने अग्नि का अपमान किया था। अग्नि ने उसे सजा देनी चाहिए थी, लेकिन मीरा ने बचा लिया। तो अब ऋण चुकाने का तरीका यह था, अग्नि की सेवा करना। हर साल मीरा के नाम पर दिया जलाना, अग्नि को सम्मान देना। निलय ने आग में हाथ फैलाए। गर्मी अब सुकून दे रही थी, तकलीफ नहीं। मैं समझ गया, उसने धीरे से कहा। मैं हर साल आऊँगा, वादा। हवा में एक हल्की सी फुसफुसाहट आई, जैसे किसी ने धन्यवाद कहा हो। निलय मुस्कुराया। उसने आग बुझाई, सावधानी से, सम्मान से, और वापस चला गया। उस रात घर पहुंचकर उसने अपनी डायरी में एक नोट लिखा। हर साल इस तारीख को श्मशान जाकर मीरा के नाम पर दिया जलाना है, और उसने यह वादा निभाया। हर साल ठीक उसी दिन वह श्मशान जाता, मीरा के नाम पर दिया जलाता और कुछ देर बैठकर प्रार्थना करता। कुछ सालों बाद वह बूढ़ा भी गुजर गया, लेकिन निलय ने अपना वादा नहीं तोड़ा। वह अब भी जाता है, और हर बार जब वह दिया जलाता है, हवा में फूलों की हल्की खुशबू आती है, और एक आवाज़ बहुत धीमी, बहुत हल्की, धन्यवाद कहती है। सालों बीत गए। निलय अब एक परिपक्व इंसान बन चुका था। उसकी अपनी फैमिली थी, एक प्यारी सी पत्नी और एक बेटा, लेकिन वह अपना वादा कभी नहीं भूला। हर साल मीरा की पुण्यतिथि पर वह श्मशान जाता और दिया जलाता। आज फिर वही दिन था।
निलय अपने बेटे 8 साल के आर्यन को साथ लेकर श्मशान गया। उसने सोचा था कि बेटे को भी यह सिखाना चाहिए कि मरे हुए लोगों का सम्मान कैसे करते हैं। पापा, हम यहाँ क्यों आए हैं? आर्यन ने पूछा। निलय ने उसका हाथ पकड़ा। बेटा, एक बहुत अच्छी आत्मा को याद करने उसने पापा की जान बचाई थी। वे उस जगह पर पहुँचे जहाँ कभी मीरा की चिता जली थी। अब वहाँ सिर्फ साफ ज़मीन थी, लेकिन निलय को अब भी सब याद था। उसने दिया रखा, जलाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की। आर्यन ने भी वैसा ही किया। तभी एक अजीब बात हुई। दिए की लौ अचानक तेज हो गई, इतनी तेज कि निलय को लगा जैसे कोई बड़ा दिया जल रहा हो। और फिर लौ के बीच से एक आकृति उभरी, मीरा। लेकिन इस बार वह और खूबसूरत लग रही थी, शांत, खुश। उसके चेहरे पर एक संतोष था। निलय, उसने कहा, इतने सालों से तुम आ रहे हो, हर साल बिना चूके। तुम्हारी वफादारी ने मुझे और शांति दी है। निलय ने हाथ जोड़े। यह मेरा कर्तव्य था मीरा, तुमने मेरी जान बचाई थी। मीरा ने मुस्कुराते हुए आर्यन की ओर देखा। यह तुम्हारा बेटा है? हाँ, सुंदर है। इसे अच्छे संस्कार देना, सिखाना कि हर आत्मा, चाहे वह जिंदा हो या मरी हुई, सम्मान की हकदार है। निलय ने सिर हिलाया। जी, सिखाऊंगा। मीरा ने गहरी सांस ली। आज मैं आखिरी बार आई हूं तुमसे मिलने। अब मुझे आगे जाना है। पूर्ण मोक्ष तुम्हारी वजह से मुझे यह मिला। धन्यवाद। निलय की आंखों में आंसू आ गए। तुम जाओगी? हाँ, लेकिन एक आखिरी उपहार देकर जाऊंगी। मीरा ने हवा में हाथ घुमाया और तभी जमीन पर राख के बीच कुछ सफ़ेद चमका। एक चिट्ठी। लेकिन इस बार यह आधी जली नहीं थी, पूरी थी, साफ, सुंदर। निलय ने उसे उठाया। उस पर लिखा था, प्रिय निलय, जब तुमने मुझे पहली बार परेशान किया था तो मैं गुस्से में थी। मैं बदला लेना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि गलतियों को सुधारा जा सकता है। तुमने मेरा अंतिम संस्कार पूरा किया, मुझे मुक्ति दिलाई और फिर इतने सालों तक मुझे याद रखा। मैं अब शांति से जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले तुम्हें बताना चाहती हूँ, तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम्हारा दिल साफ है, तुम्हारी नीयत अच्छी है। अपने बेटे को भी वैसा ही बनाना। और हाँ, अब तुम्हें हर साल आने की ज़रूरत नहीं। तुमने जो किया वह काफ़ी था। अब अपनी ज़िंदगी जियो, खुश रहो। हमेशा तुम्हारी शुभचिंतक, मीरा। निलय ने चिट्ठी पढ़ी और रोने लगा। खुशी के आंसू थे ये। मीरा की आकृति धीरे धीरे मिटने लगी। अलविदा निलय, अलविदा आर्यन, अलविदा मीरा। निलय ने हाथ हिलाया और फिर मीरा पूरी तरह से गायब हो गई। दिए की लौ भी सामान्य हो गई। आर्यन ने पापा का हाथ पकड़ा। पापा, वह कौन थी? निलय ने बेटे को गले लगाया। एक फरिश्ता बेटा, एक फरिश्ता जो हमें अच्छा इंसान बनना सिखा गई। वे वहाँ से चले गए, लेकिन जाने से पहले निलय ने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। वह जगह अब बिल्कुल शांत थी। कोई आत्मा नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कोई गंध नहीं, बस राख का सन्नाटा। लेकिन उस सन्नाटे में एक सुकून था, एक शांति थी। निलय मुस्कुराया और वापस चला गया। कुछ दिनों बाद निलय को खबर मिली कि श्मशान के उसी हिस्से में एक नया मंदिर बन रहा है। लोगों ने कहा कि वहाँ कुछ चमत्कारी हो रहा है। जो भी वहाँ जाता उसे शांति मिलती है। निलय समझ गया, यह मीरा का आशीर्वाद था। उसकी शांत आत्मा अब उस जगह को पवित्र बना रही थी। और सच में अगले साल जब वह मंदिर बनकर तैयार हुआ तो उसका नाम रखा गया, शांति मंदिर। निलय कभी कभी वहाँ जाता, दिया जलाता, प्रार्थना करता, लेकिन अब डर नहीं लगता। अब बस एक गहरा सुकून मिलता। और हर बार जब वह वहाँ से लौटता, उसकी जेब में एक सफ़ेद कागज़ का टुकड़ा मिलता, खाली, लेकिन उस पर फूलों की हल्की खुशबू होती, जैसे मीरा कह रही हो, मैं यहाँ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ, लेकिन अब प्यार से, डर से नहीं।